हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स की। और क्लास 11th फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स में क्लास 11th में। और आज हमारा इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में मैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आगे के जो हम लेक्चर्स करेंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। तो आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। और आज के क्लास से पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं, हमारे जो पुराने लेक्चर्स हुए हैं, वहां हमने लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, हमने क्रमशः 1 बाय 1 लेक्चर के माध्यम से सभी जितने भी लॉ ऑफ मोशन है सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो सारे वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आप चैनल पर जाकर फिर से 1 बाय 1 लेक्चर देख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा चैप्टर A to Z क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, क्या चीज बताने की कोशिश की गई है। ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का मैंने बता दिया है हेडिंग क्या है, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे कि आखिर में रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, क्या होता है बोलते बेटा, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है रैखिक संवेग संरक्षण की। तो बोलता है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत होता है। बोलता है कोई निकाय है उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका रैखिक संवेग नियत रहता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखिए, पहले तो जो लिखा है नियम वो आप दिमाग में अपने बसा लीजिए। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बोलता है कोई निकाय है उस निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बोलता है ये जैसे निकाय है उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है बल की अनुपस्थिति में। तो रैखिक संवेग क्या है, ये चीज सबसे पहले आप अपने दिमाग में बसा लेंगे बेटा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं रैखिक संवेग को। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रैखिक संवेग क्या है। रैखिक संवेग, जो हमने संवेग पढ़ा था वही क्या है बेटा, रैखिक संवेग है। वही क्या चीज है, रैखिक संवेग है। तो संवेग क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, रैखिक संवेग मतलब रैखिक संवेग क्या चीज हुआ, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो संवेग किन किन चीजों पर निर्भर करती थी, हमने पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो संवेग बोलते ही हमारे दिमाग में दोनों चीजें आ जानी चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। ठीक है, संवेग, ये दोनों मिलकर बनाते हैं संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। तो रैखिक संवेग संरक्षण का जो नियम है वहां बोला गया है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। तो नियत रहता है या संरक्षित रहता है, ये बोलने का अर्थ क्या है कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसका जो मान है वो परिवर्तित नहीं होगा। यही कहने का अर्थ है कि रैखिक संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा या संरक्षित रहेगा, मतलब उसके मान में परिवर्तन नहीं। तो अब आप सोचिए, अगर हम किसी वस्तु पर बल आरोपित ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, कहीं रखी हुई है, हम उस पर कोई बल ही नहीं लगा रहे हैं, तो क्या उसका वेग परिवर्तित हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत ही साधारण सी बात है। आप अगर किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं करेंगे तो उसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जिस वेग से चल रही है उसी वेग से क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछले जो हमारे क्लासेस थे वहां आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था और आप अपने स्वयं के अनुभव से भी ये चीज सीख सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम है बेटा, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गति क्या है, वेग ही है। ठीक है, वेग ही है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी निकाय, कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते तो उसका रैखिक संवेग नियत है, मतलब उसका वेग
कैसा है बेटा, नियत है। हम दोनों चीजें बोल सकते हैं, उसका वेग नियत है, उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब रैखिक संवेग कैसे रहेगा, नियत रहेगा। तो ये होता है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। और रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को एग्जाम में बोलता है कि इसको प्रूव करके दिखाइए, इसको प्रूफ करके दिखाइए, आप प्रूव कीजिए कि रैखिक संवेग संरक्षण का जो नियम है। तो बात समझ में आया है, संरक्षण का नियम है, किसके संरक्षण का नियम है, रैखिक संवेग का। रैखिक संवेग कोई अलग चीज नहीं होती, जो सिंपली हम संवेग बोलते हैं बेटा वही क्या होता है, रैखिक संवेग होता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षित रहता है, मतलब नियत रहता है, किसी वस्तु या निकाय का संवेग परिवर्तित नहीं होता। मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि अगर बल ना लगाया जाए तो वस्तु का वेग नहीं बदलता, अगर वेग नहीं बदल रहा है तो उसका संवेग भी नहीं बदलेगा। ओके, तो ये था रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। चलिए इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं बेटा। तो इसको हम, इसका प्रूफ मतलब इसका प्रमाण आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। एक बार बोलता है इसे हम एक कर्ण निकाय के लिए, एक ऐसे निकाय के लिए जिसमें केवल एक कण होता है, उसके लिए प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए प्रूव करना बोलता है बेटा, एक कण निकाय के लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको एक कण निकाय के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। कहां से स्टार्ट करेंगे, कण पर बोलता है जो लगाया गया बल है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़े हमने, वो बल को परिभाषित करता था, कण पर लगाया गया बल। ठीक है, आप लोग साथ साथ पेन कॉपी रखेंगे, बोलते भी जाएंगे और सुनते भी जाएंगे, क्या क्या चीजें बताई जा रही है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। कण पर लगाया गया बल किसकी संवेग में परिवर्तन की दर के क्रमानुपाती होता है, या संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज हमको मालूम है बेटा, यहां से हम ये चीज बता सकते हैं कि किसी कण पर जो लगाया गया बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं बल को F लूं और संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आप बोल सकते हो। या फिर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। ओके, अब क्या बोला गया है यहां बोलता है बेटा, यदि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बोलता है निकाय पर, मतलब निकाय पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, यदि बाह्य बल ना लग रहा हो तो, ठीक है, बाह्य बल ना लग रहा हो तो वेक्टर F इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। वेक्टर F इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, इसलिए अगर वेक्टर F का मान जीरो है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल हो जाएगा जीरो, या हम डेल्टा P इक्वल लिखेंगे जीरो। ठीक है, तो जीरो आ गया, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम इसी को लिख सकते हैं बेटा P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या निकल सकते हैं, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो जाता है प्रूव्ड, ये हो जाता है बेटा प्रूव्ड। देखिए बहुत ही सरल है प्रूफ, प्रमाण। ठीक है, सबसे पहले हम एक कण निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें केवल और केवल एक ही कण है, उसके लिए प्रूफ करते हैं। तो कण पर जो लगाया गया बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो कण पर लगाया गया बल वेक्टर F इक्वल हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, यदि बाह्य बल ना लग रहा हो, बोलता है जो निकाय है उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, तो F का मान जीरो कर दिए, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जीरो हो गया, डेल्टा T तिर्यक गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल जीरो, मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया प्रूफ। यही चीज प्रूव करना था कि संवेग कैसा होता है, नियत होता है। और साथ ही साथ हम इसको ऐसे निकाय के लिए जिसमें बहुत सारे कण होते हैं उसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड ये प्रूफ भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं बेटा सेकंड नंबर, n कण निकाय के लिए। ठीक है, एक ऐसा निकाय है जहां कितने कण है बेटा, n कण है। ठीक है, n कण निकाय के लिए यहां मान के चलेंगे, माना कणों के रैखिक संवेग क्रमशः P1, P2, P3, ये सब वेक्टर में लिख लेना, वेक्टर फॉर्म में P1, P2, P3 डॉट 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 Pn है। ठीक है, अलग अलग कितने कण है, टोटल कण n कण है बेटा। कणों के जो रैखिक संवेग है क्रमशः हम मान के चलते हैं, वेक्टर P1, P2, P3, Pn है। ठीक है, तो इसका कुल रैखिक जो संवेग होगा, कुल रैखिक संवेग होगा वो हो जाएगा वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 डॉट 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 प्लस वेक्टर Pn। क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर Pn। ये कुल रैखिक संवेग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैखिक संवेग यहां निकाल लिए। ठीक है, उसका कुल रैखिक संवेग। फिर से वही चीज लेकर चलेंगे बेटा, कहां से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन की गति के कौन से नियम से, द्वितीय नियम से। क्या होता है, बल F बराबर होता है बेटा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, बल F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यदि बल F 0 हो, बोलते हैं लगाया गया बाह्य बल क्या हो, 0 हो। सेम चीज है यहां भी, आप वही पोर्शन लेके चलेंगे बेटा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल क्या हो जाएगा, 0। या फिर हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा P इज इक्वल टू 0। ठीक है, या वेक्टर P इक्वल 0। अब वेक्टर P का मान देख लीजिए, क्या है वेक्टर P, ये है बेटा वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Pn इज इक्वल टू 0। हम इसी को लिखेंगे वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया बेटा, बहुत ही सिंपल था, समझ में आई होगी बात। फिर से सुनिएगा, एक ऐसा निकाय लेते हैं जहां कितने कण है, बोलता है n कण, सभी कणों के अलग अलग संवेग P1, P2, P3, Pn तक वेक्टर ले लेना। कुल रैखिक संवेग P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 वेक्टर Pn। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलता है कि बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो वेक्टर F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। बाह्य बल ना लग रहा हो तो F का मान 0 हो जाता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T का भी मान 0 हो जाता है। डेल्टा T को पक्षांतर करते हैं, डेल्टा P इक्वल 0। डेल्टा P की जगह वैल्यू पुट कर देना बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn तक। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। ये n कण निकाय के लिए भी रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिमिलर टॉपिक्स हैं। अब देखिए, यहां बोलता है बेटा न्यूटन की गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण की नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, बोलता है। जो न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम रहता है वहां से आप रैखिक संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो किस प्रकार से हम रैखिक संवेग संरक्षण की व्युत्पत्ति करेंगे, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको दोनों चीजों का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी चीज से आप कौन सी चीज निकाल रहे हो। आपको न्यूटन की गति के तृतीय नियम का प्रयोग करना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है और रैखिक संवेग संरक्षण का नियम को व्युत्पन्न करना है, उसको लेकर आना है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं बेटा, एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं, न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो तृतीय नियम क्या बोलता है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज मेक एन इक्वल एंड
अपोजिट रिएक्शन। ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब हमको रैखिक संवेग संरक्षण का नियम निकालना है। तो अभी जस्ट हमने देखा है कि किसी भी निकाय का जो कुल रैखिक संवेग होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए यहां मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। ओके, हम दो वस्तुएं लेते हैं। एक वस्तु A है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है बेटा, m1 है, और वेग u1 है, बोलते हैं वेग कितना है, u1 है। दूसरी वस्तु है B, द्रव्यमान m2 है, वेग जो है इसका वो वेग है u2। ठीक है, ये दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही है, दोनों की दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही है। ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे ना, दो वस्तुएं लिए हैं, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, दोनों की दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही है। एक का वेग u1 है, एक का वेग u2 है। अब यहां u1 ग्रेटर देन है u2। ठीक है, पहली वस्तु का वेग अधिक है, किससे बोलता है, दूसरी वस्तु से। मतलब जो पीछे जो वस्तु है उसका वेग अधिक है, किससे, सामने की वस्तु से। अब आप फिर से थोड़ा सा फील कीजिए, अगर दो चीजें एक ही सरल रेखा में चल रही होगी और पीछे वाली वस्तु का वेग ज्यादा होगा सामने वाली वस्तु से, तो पीछे वाली वस्तु सामने वाली वस्तु से जाकर टकराएगी। ओके, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, या आप मान के चलिए कि आप दो दोस्त एक सरल रेखा में भाग रहे हैं, अगर आपका वेग ज्यादा है आपके सामने वाले दोस्त से, तो आप जाकर किससे टकराएंगे, सामने वाले से जाकर टकराएंगे। ठीक है, वैसे ही u1 ग्रेटर देन होता है, जो वेक्टर u1 का मान रहता है वो ज्यादा होता है बेटा वेक्टर u2 से। तो ये जो है A जाकर टकराती है B से। तो ये जो स्थिति देख रहे हैं वो टकराने के पहले की स्थिति, टकराने को यहां बोला जाता है बेटा संघट। क्या बोलते हैं, संघट। तो हम इसे लिखेंगे संघट के पूर्व। क्या लिखेंगे हम, संघट के पूर्व। और टकराने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये जो वस्तु है A, उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा बेटा m1, मगर वेग जो है वो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा बेटा, v1 हो जाएगा। वेग परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। और जो दूसरी वस्तु है B, उसका भी द्रव्यमान m2 ही रहेगा, मगर उसका भी वेग परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा बेटा, v2 हो जाएगा। ये स्थिति है संघट, मतलब टकराने के बाद, संघट के पश्चात ये। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। हमने दो वस्तुएं लिया है, एक वस्तु A, एक वस्तु B। A का द्रव्यमान m1, B का द्रव्यमान m2। पहले का वेग u1, दूसरे का वेग u2। u1 अधिक है बोलता है किससे, u2 से। ये कब की स्थिति है, टकराने के पहले की। तो A क्या होगा, जाकर टकराएगा B से, और टकराने के बाद संघट के पश्चात वेग बदल जाएगा। A का वेग जो था u1, वो u1 से हो गया बेटा वेक्टर v1, और फिर हो गया वेक्टर v2। किसका वेग, B का वेग। किसका वेग हो गया बेटा, B का वेग। अब हम यहां कुछ चीजें निकालेंगे बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा संघट के पूर्व दोनों वस्तुओं का कुल जो संवेग है। ठीक है, संघट में दोनों वस्तुओं का कुल संवेग ये हम देखते हैं। तो कुल संवेग टकराने के पहले, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 योग वेग u1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 वेग u2। क्लियर है बात। संघट के पूर्व बोलता है, टकराने के पूर्व दोनों वस्तुओं का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। और फिर हम देखेंगे बेटा संघट के पश्चात। ठीक है, क्या देखेंगे हम, संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग। संघट के पश्चात वेग बदल गए, तो पहले का द्रव्यमान m1 वेग v1 धन दूसरे का द्रव्यमान m2 वेग v2। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां फिर से एक बार सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। संघट के पूर्व दो वस्तुओं का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग m1 v1
प्लस m2v2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब कहां से निकालना है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम को यूज करना है और रैखिक संवेग संरक्षण का नियम निकालना है। ठीक है, तो अब यहां बेटा यदि वस्तु A जो है किस पर, वस्तु B पर F B पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? A के द्वारा। क्या लिखेंगे बेटा? FBA बल लगाती है और वस्तु B वस्तु A पर FAB बल लगाती है, तो कहां से? न्यूटन के गति के, बोलता है बेटा तृतीय नियम से। न्यूटन की गति के कौन से नियम से बोलता है? तृतीय नियम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाएंगे। वस्तु A जो है B पर FBA बल लगाती है और वस्तु B वस्तु A पर FAB बल लगाती है, तो न्यूटन की गति कौन से नियम से बोलता है? तृतीय नियम से। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार, ठीक है, न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास आ जाएगा यहां FBA इज इक्वल टू माइनस FAB। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो बल लग रहा है ना बेटा FBA, मैंने वहां भी बताया था, जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको बाद में लिखते हैं। FBA लिखा है मतलब B पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? A के द्वारा। FAB लिखा हुआ है मतलब A पर बल लग रहा है B के द्वारा। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर FBA इंटू कर लेते हैं बेटा डेल्टा T इक्वल माइनस FAB इंटू कर लेते हैं डेल्टा T। ठीक है, दोनों पक्षों में मैंने डेल्टा T का गुना कर लिया और इसको एक इक्वेशन मान लिया बेटा, समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया मैंने इसको? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे इसके अब बोलता है बेटा बल FBA का आवेग निकालिए बोलता है। किसका आवेग बोलता है? FBA का आवेग। आवेग हमने आवेग संवेग प्रमेय देखा है बेटा, तो बल FBA का आवेग क्या हो जाएगा? वस्तु, कौन सी वस्तु? B के संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। वस्तु B के संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो FBA का आवेग वेक्टर FBA इंटू डेल्टा T। आवेग क्या होता है बेटा? बल गुना समय अंतराल और वस्तु B के संवेग में परिवर्तन। तो वस्तु B का पहले वेग क्या था? देखिए, संघट्ट के पूर्व वेग संवेग m2u2 और संघट्ट के पश्चात संवेग m2v2। तो अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग ये हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 हो जाएगा। m2v2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? m2u2 हो जाएगा। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार बल FAB का देखेंगे हम आवेग, ठीक है, बराबर हो जाएगा वस्तु A के संवेग में परिवर्तन। वस्तु A के संवेग में क्या हो जाएगा बेटा? परिवर्तन। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। परिवर्तन, वस्तु A के संवेग में परिवर्तन। तो FBA का आवेग क्या हो जाएगा बेटा? ये फिर से यहां हम लगाएंगे बल FBA इंटू डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि आवेग जो होता है वो होता है बल गुना समय अंतराल। तो FBA इंटू डेल्टा T, वस्तु A के संवेग में परिवर्तन। तो A के संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा? पहले वेग क्या था? m1u1, बाद में क्या हो गया? m1v1। तो ये m1v1 माइनस हो जाएगा बेटा m1u2
1। ओके, तो ये आ गया। तो इसको समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। फिर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या चीजें अभी तक निकाली है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। हमने दो वस्तुएं मानी थी ए और बी, पहले वस्तु का वेग m1, दूसरी वस्तु का पहले वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, पहले का वेग u1, दूसरे का वेग u2। ठीक है, फिर हमने संघट करवाया था, पहले का वेग अधिक रखा था, दूसरे से संघट हुआ, ए का वेग बदल गया v1, बी का वेग v2 हो गया। तो संघट के पूर्व दोनों वस्तुओं का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। अब वस्तु ए वस्तु बी पर ए के द्वारा बी पर बल लग रहा है, तो FBA बल लगा, वैसे बी वस्तु ए पर बल लगा रही तो FAB लगा। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या बोलता है कि दोनों बल आपस में परिमाण में बराबर होंगे और दिशाओं में विपरीत, इसलिए FBA इज इक्वल टू माइनस FAB लिख लिया। फिर FBA और FAB में दोनों पक्षों में डेल्टा टी का गुना कर दिया बेटा, समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब FBA बल का आवेग, बल का आवेग क्या होता है, FBA इज इक्वल टू डेल्टा टी m2 v2 माइनस m2 u2। और उसी प्रकार FAB बल का आवेग, आवेग क्या होता है, बल गुना समय अंतराल, तो F ये AB होगा ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लिखने में मिस्टेक है, इसको मैं सुधार देता हूं बेटा, ये FAB ये हो गया। तो अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 को देखेंगे तो 2 और 3 की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बेटा समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे तो FAB या FBA, BA इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m2 v2, ठीक है, माइनस m2 u2, ये आ गया। फिर ये माइनस साइन है पहले से, ये आ जाएगा बेटा m1 v1 माइनस हो जाएगा m1 u1, ये आ गया हमारे पास। तो देखो थोड़ा सा और एक लाइन और, m2 v2 माइनस m2 u2, ये माइनस हो जाएगा बेटा m1 v1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1 u1। ठीक है, तो ये माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा m2 v2 प्लस m1 v1, m2 v2 प्लस क्या हो जाएगा m1 v1 और ये इधर पक्षांतर हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, बात समझ में आई। हमने 2 और 3 का मान जो आवेग निकाला था बेटा, ठीक है, बल FBA का आवेग और FAB का आवेग, ये देखिए BA इंटू डेल्टा टी और FAB इंटू डेल्टा टी, वो दोनों मान समीकरण 1 में रख दिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन किए बेटा, जो UU था उसको एक तरफ ले गए, VV वाला था उसको एक तरफ ले गए। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो देखिए इधर ये संघट के पूर्व दो वस्तुओं का कुल संवेग बटा संघट के पश्चात दो वस्तुओं का कुल संवेग, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, संघट के पश्चात वस्तुओं का संवेग बराबर हो गया संघट के पूर्व वस्तुओं का संवेग। ये हो गया बेटा सिद्ध, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कौन सा नियम आ गया हमारे पास में, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो ये तरीका होता है, आप प्रॉपरली याद रखिए। संघट के पूर्व संवेग निकालेंगे, संघट के पश्चात संवेग निकालेंगे, उसको लास्ट में यूज करना है। फिर आप कौन सा नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही आप न्यूटन की गति का तृतीय नियम अप्लाई करेंगे बेटा, बल FBA का आवेग और बल FAB का आवेग, ठीक है, ये दोनों निकालना और वापस रखना कहां, समीकरण नंबर 1 में। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, आपको ये दोनों मिल जाएंगे, संघट के पूर्व वस्तुओं का संवेग बटा संघट के पश्चात वस्तुओं का संवेग। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रूव। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए
अब हम आगे देखेंगे बेटा, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से या न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करना। तो यहां हमको दो तरीके बताते हैं, या तो बोलता है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम का प्रयोग करो या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का प्रयोग करो, और न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्या करो बोलता है, व्युत्पन्न करो। ठीक उल्टा जैसे हमने पिछले बार बताया था। पिछले बार हमने न्यूटन की गति के तृतीय नियम को यूज किए थे बेटा और निगमन किया था रैखिक संवेग संरक्षण का। अब हमको रैखिक संवेग संरक्षण का नियम प्रयोग करना है और न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। तो चलिए यहां भी बेटा हम दो वस्तुएं लेते हैं, एक वस्तु लेंगे ए और दूसरी वस्तु लेते हैं बेटा बी। ठीक है, ये दो वस्तुएं। अब यहां भी हम मान के चलेंगे कि दोनों वस्तुएं आपस में क्या करती है, टकराती है या अन्योन्य क्रिया करती है, ए और बी। ठीक है, तो यहां देखो फिर से एक बार, संघट के पूर्व संवेग की बात करते हैं। ठीक है, संघट के पूर्व संवेग, जो ए है बेटा उसका संवेग होगा वेक्टर p1 और b जो है उसका संवेग होगा वेक्टर p2। ठीक है, ये हो गया संघट के पूर्व। अब बात करेंगे बेटा संघट के पश्चात। अब हम बात करेंगे संघट के पश्चात। ओके, संघट के पश्चात, तो संघट के पश्चात जो है वो हो जाएगा बेटा p1 से हो जाएगा ये डेल्टा P1 और ये हो जाएगा बेटा डेल्टा P2। ओके, ये केवल डेल्टा बस हमने अंतर किया बेटा, ये संघट के पश्चात हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास। तो देखो करना क्या है हमको, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बेटा, कहां से, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से। क्या बोलता है, किसी निकाय का रैखिक संवेग हमेशा नियत होता है। तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल 0। बहुत ही सिंपल है, ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, आसानी से बनने वाला प्रश्न है। हम समझ में आ रहा है ना, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम का प्रयोग किए। अब मैं P2 को उधर पक्षांतर कर देता हूं बेटा दूसरे पक्ष में, तो क्या बचेगा मेरे पास में, ये हो जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। ठीक है, P2 को मैंने दूसरे साइड में पक्षांतर कर दिया। अब दोनों पक्षों में मैं डेल्टा T का भाग दे देता हूं। जो भी काम करेंगे हम दोनों पक्षों में करेंगे। ये डेल्टा T माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T। अब कहां से बोलता है, रैखिक संवेग संरक्षण का प्रयोग कर लिया। अब न्यूटन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना बेटा। न्यूटन की गति के कौन से नियम से बोलता है बेटा, द्वितीय नियम से, नियम से। ठीक है, डेल्टा P1 लिखा है, मतलब किसके संवेग में, पहली वस्तु A के संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो A के संवेग में परिवर्तन होगा तो उस बल को हम लिखेंगे बेटा FAB। क्या लिखेंगे हम उसको, FAB लिखेंगे। ठीक है, FAB इक्वल हो जाएगा बेटा हमारे पास में डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, और वैसे ही P2 मतलब दूसरी वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा FBA इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। समीकरण 1 में अगर हम वापस वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास FAB इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस FBA। यही क्या होता है बेटा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है। तो बहुत ही सिंपल है, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से आप देखिए, दो वस्तुएं क्या लिया बेटा हमने, A और B लिया। पहली वस्तु का संवेग P1 था, दूसरी वस्तु का P2। मान के चले डेल्टा T समय पश्चात ये टकराते हैं और संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 और डेल्टा P2 हो जाता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लगाए बेटा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने P2 को उधर पक्षांतर कर दिया, माइनस डेल्टा P2 हो गया। नीचे डेल्टा T का भाग कर दिया हमने, समीकरण नंबर 1 बना दिया। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार जो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास FAB हो जाएगा, और ये डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T FBA हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये FAB बराबर माइनस FBA, यहां आप नीचे लिख लेना बेटा, यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है।
तृतीय नियम है। ओके, ये आपका आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं। अब आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं बेटा, वहां हम आपको कराएंगे क्या चीज आपको बताने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं जो जो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम है उनके अनुप्रयोगों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो लेक्चर में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी से जल्दी चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।